नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। आज हम पढ़ेंगे पाठ माटी वाली। माटी वाली पाठ विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा रचित है। इस पूरे पाठ में लेखक ने एक एक गरीब औरत का यानी एक माटी वाली का मार्मिक चित्रण किया है। इस औरत के बारे में बताते हुए क्या लिखते हैं लेखक, सुनिएगा, ताकि आपको पूरे पाठ जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए इस पाठ के बारे में एक बार सुन लीजिए कि यहाँ पूरे पाठ में लेखक ने कहा है कि एक माटी वाली है जिसके पास रहने के लिए उचित स्थान नहीं है, खाने पीने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। तो वो अपना जीवन किस तरह से संघर्ष के साथ जी रही है और कितनी मेहनत के साथ अपना पेट पाल रही है। यहाँ तक कि उसका एक पति है जो बूढ़ा है, उठ भी नहीं सकता है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, बीमार रहता है। उसके लिए वो किस तरह से संघर्ष कर रही है, ये सब बातें हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ पैराग्राफ्स में जो बता रखा है पहले आप सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माटी वाली यानी मिट्टी वाली, माटी का मतलब है मिट्टी, मिट्टी बेचने वाली हर घर में मिट्टी पहुंचाती है। उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ खाना मिल जाता है, उसी से वो गुजर बसर कर रही है। ये उसकी कहानी है। मिट्टी वो किस कुछ घरों में पहुंचा रही है, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो वो गांव में रहती है, खुद तो वो गांव में रहती है, लेकिन उसी के पास में, ज़्यादा पास तो नहीं है लेकिन पास में ही एक शहर है। तो उस शहर में वो मिट्टी पहुंचाती है। वो लाती कहाँ से है मिट्टी, वो भी हम इस पाठ में जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं कि शहर के सेमल का तप्पड़, ये सेमल का तप्पड़ एक मोहल्ला है, मोहल्ले का नाम है। सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली, खोली मतलब घर, घर में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। अब वो बोझ कैसा था, उसके सिर पर मिट्टी थी और वो मिट्टी किस पर लेकर आई थी, किस पर लेकर आई थी वो मिट्टी वो एक कनस्तर में लेकर आई थी। कनिस्तर कह लो, कनस्तर कह लो या पीपा कह लो, जिसमें से तेल भरते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं वैसा ही एक तेल का पीपा होता है। पीपा कहते हैं, कनस्तर भी कहते हैं, कनिस्तर भी कह देते हैं, जो भी आप समझ जाओ। उसका ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो ढक्कन है, उसको निकाल लिया जाता है माटी वाली द्वारा। माटी वाली ऊपर का ढक्कन हटा देती है उसको, ताकि वो मिट्टी को भरने में और खाली करने में आसानी हो जाए उसके लिए। तो ऐसा वो कर लेती है। उतारा मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर को ही मैं कनस्तर पिप्पा कह रहा था, बात वही है। माटी वाली टिहरी शहर में, टिहरी शहर में, वे उस शहर का नाम है टिहरी। टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो। मतलब हर घर में वो माटी पहुंचाती है, या जहां जहां उसे न जानते हो, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां उसे न जानते हो। ऐसे भी कोई लोग नहीं है और ऐसा भी कोई घर नहीं है जिसे वह न जानती हो। मतलब बहुत अच्छी जान पहचान है क्योंकि वो अकेली है। घर के कुल निवासी, मतलब कौन कौन लोग जानते हैं उनको, घर के सभी निवासी, कुल मतलब सभी, सभी निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक भी, तलक मतलब भी मतलब उनके बच्चे भी, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली है। उस काम को करने वाली वो अकेली ही है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो दूसरा भी हो, जो मिट्टी बेचता हो, माटी बेचता हो, ऐसा कोई भी नहीं है उसका कंपटीटर। प्रतिद्वंदी का मतलब है कंपटीटर, तो उसका कोई कंपटीटर नहीं है। उसके बगैर तो ऐसा लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। मतलब माटी जो वो बेचती है, उस मिट्टी का यूज क्या है, वो चूल्हे को लीपने का काम करती है। चूल्हे को लीपा जाता है उस मिट्टी से। और यहां तक कि जब घरों में जब गोपरी लिपाई होती है घरों को बनाने में, तो उसमें भी लाल मिट्टी का उपयोग होता है। तो ये दो यूज हैं उसके, और खास तौर पे वो चूल्हे के लिए, जो अक्सर लोगों के घरों में यूज वो होता ही है, यूज तो होता ही है, तो उसमें लाल मिट्टी की जरूरत होती है। तो टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक भी मुश्किल हो जाएगा अगर वह न रहे तो, या मिट्टी ना पहुंचाए तो। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकों की लिपाई करने की भी समस्या पैदा हो जाएगी कि चूल्हा चौके की लिपाई कैसे की जाए। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या पैदा हो जाएगी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत होती है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो चीजों की जरूरत होती है, दो चीजों में जरूरत होती है लाल मिट्टी की, एक तो चूल्हों के लीपने में, और इसके साथ साथ घरों में जब लिपाई की जाती है तब भी जरूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, शहर में कहीं भी माटा खान नहीं है। माटा खान क्या होता है? माटा खान वो होता है जहां से मिट्टी लाई जाती है। तो शहर के अंदर कहीं भी माटा खान नहीं है। भागीरथी भागीरथी और भिलांगना ये दो नदियों के नाम है बच्चों, ये दो नदियों के नाम है। तो दो नदियों के तटों पर बसे हुए, तटों मतलब किनारों पर, ये दो नदियों के किनारों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको समझा देता हूं कि ये दो नदियों के जो नाम हमने पढ़े, भागीरथी और भिलांगना, ये शहर में ही है कहीं। तो उस शहर में ये दो नदियां जो बह रही हैं उसके किनारों पर मिट्टी जो है वो इतनी ज्यादा रेतीली है, उसका कोई भी यूज नहीं हो पाता, खास तौर पे चूल्हों को लीपने में और गोबरी लिपाई यानी जब घर बनाते हैं तब। तो ये रेतीली इतनी है कि इसका कोई यूज नहीं है। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं और उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, हरिजन बुढ़िया है जिसको माटी वाली के नाम से जानते हैं लोग, नाटे कद की है यानी छोटे कद की है। अब आपसे एक प्रश्न, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। प्रश्न ये है कि लेखक का नाम जिसको याद है एक बार जल्दी से बताइए कमेंट करके, मैं आगे बढ़ता हूं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। कंटर अभी अभी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं चित्र के माध्यम से आपको कि ये कंटर होता है, ये पीपा जिसको हम पीपा भी कह देते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार दिखाई देता है, बार बार दिखाई देता है, तो अक्सर पहचान हो ही जाती है जो चीज, एक चीज बार बार दिखाई दे रही है तो। रद्दी कपड़े को मोड़कर, अच्छा ये और बता देता हूं, ये एक डिल्ला, डिल्ला जिसको कहते हैं, आप में से कई इंडी भी कह देते होंगे, कई अलग अलग नाम देते हैं। डिल्ला क्या होता है? दरअसल जो बोझ उठाना होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे अपने आसपास गांव में कि कोई मटका उठाता है तो मटके के उठाने से पहले सिर पर एक गोल गोल डिल्ला रखता है, उसको डिल्ला ही कहते हैं, वो जो गोल गोल रखा जाता है ताकि वो जो बोझ है वो सिर पर चुभे नहीं, तो उसको डिल्ला कहते हैं। तो वो भी जब वो पीपा उठाती है, वो कंटर उठाती है, मिट्टी उठाती है, तो वो उससे पहले वो डिल्ले को सिर के ऊपर रख लेती है, जैसा कि आपको चित्र में भी देखने को मिल रहा होगा। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए, रद्दी कपड़े को मोड़कर बना दिया जाता है, वो एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा, छुलबुल यानी उससे चारों तरफ से वो भर जाता है, लाल मिट्टी के लग जाती है उस पीपे पर, तो उसको कहते हैं छुलबुला भरा। कनस्तर, कनस्तर कह लो, कंटर कह लो, पीपा कह लो, कोई बात एक ही है, टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। ढक्कन क्यों नहीं लगाती इसके बारे में मैं शुरू में बता चुका हूं। अपने कंटर का इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मतलब जिस घर में वो मिट्टी डाल रही थी माटी वाली, वो वहां थोड़ी देर अभी रुकी ही थी, इतने में सामने वाले घर से एक छोटी सी लड़की आई जिसका नाम कामिनी है। वो दौड़ती हुई आई और उसने कुछ कहा। वो कहा ये कि मेरी माँ ने अभी बुलाया है आपको। तो वो बुलाया इसीलिए ही है क्योंकि उसको भी मिट्टी चाहिए, माटी चाहिए, तो वो ऐसा संदेशा पहुंचाती है वो लड़की। वो कहती है मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली ने कहा अभी आती हूं। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेल देने को कहा। मतलब जिस घर में वो माटी देने आई है अभी, उस घर की मालकिन ने एक कोने में ही, घर के आंगन के एक कोने में ही माटी को उड़ेल देने यानी उसको खाली करने के लिए कह दिया। और मालकिन ने क्या कहा, तू बहुत भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है वो आगे लिखा हुआ है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, मतलब अभी चाय बन रही है तो इसलिए तू भाग्यवान है। भाग्यवान आए खाते वक्त, एक ऐसी कहावत है कि भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। कौन कौन गई? मालकिन। मालकिन गई और 2 रोटियां ले आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। रसोई में जो काम कर रही थी वो वापस चली गई, 2 रोटियां उसे दे गई। आगे क्या होता है देखिए।
माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि वो उसने कहा कि तू तो बहुत भाग्यवान है, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं भाग्यवान हूं या दुर्भाग्यवान हूं। मतलब उसके पास इतना टाइम क्यों नहीं था, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में मस्त रहती है और संघर्ष कर रही है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो उसके पास इतना समय नहीं है। तो आप ध्यान से सुन लो आगे क्या बता रखा है। आगे जब वो ये ऐसा सोच ही रही है कि दो रोटियां उसको मिल भी गई हैं, वो दो रोटियों में से एक रोटी छुपा लेती है। वो रोटी कहाँ छुपाती है, वो उसके पास एक वो डिल्ला है जिसको मैं कह रहा था सिर के ऊपर, उसी कपड़े में वो बांध कर छिपा लेती है। अब रोटी क्यों छिपाई उसने, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। रोटी छिपा लेती है और जब वो छिपा लेती है तो बाकी बची एक रोटी वो खुद खाने लग जाती है। और जब वो मालकिन आती है चाय लेकर, शायद चाय तो दे गई है वो, तो मालकिन के सामने ही उसको ये दिखाने का प्रयास करती है कि मैंने रोटी खा ली है। मतलब वो झूठा मुंह चलाने लगती है और एक रोटी जो बची हुई थी वो भी खाने लगती है। तो इस तरह से वो दिखाती है कि मैंने दोनों रोटियां खा ली हैं या दोनों रोटियां खा रही है वो। तो अब वो ऐसा क्यों करती है वो आगे बताऊंगा मैं। तो अभी पहले इतना ही पढ़ते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। मतलब देखा कि कोई आ तो नहीं रहा या देख तो नहीं रहा। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला। मतलब उस कपड़े को जो डिल्ला बनाया गया था कपड़े से, उसको खोल लिया और वह सीधा कर लिया। मतलब एक कपड़े के पूरा सीधा कपड़ा कर लिया उसने, और वो इकरा इकरा हो गया। इकरा मतलब एक तिरछा रूप ले लिया उसने उस कपड़े को। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ लिया और उसे कपड़ों पर लपेटकर गांठ बांध दी। मतलब वो छुपा ली रोटी, साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चाय शायद ले आई है, लेकिन नहीं लेकर आई थी, अब वो लेकर आई है। तो एक गिलास में चाय लेकर लौटी है वो। उसके लिए उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। गिलास किस चीज का, वो पीतल का गिलास जिसमें चाय रखी है। तो और ये कहा मालकिन ने, ले इसको ले, और सदा बासी साग कुछ भी नहीं है। सदा मतलब ताजा, और बासी का मतलब आप जानते ही हो, ताजा या बासी साग। साग मतलब सब्जी, कोई सब्जी तो है नहीं अभी। इसी चाय के साथ निगल जा। क्या निगल जा, वो जो रोटी खा रही थी उसको रूखी मिल गई है अभी, तो इसी चाय के साथ ही खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। मतलब वो गरम गिलास था, तो अक्सर हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, कोई अगर गरम चीज है तो किसी कपड़े से उठा लिया जाता है। तो उसके पास भी जो कपड़ा था उससे उसने उसको उठा लिया, उस गिलास को, गरम गिलास को। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके, मतलब जब कोई चाय पीता है गरम गरम, तो उससे पहले इस तरह की फूंक मारता है, तो वो सू सू करके वह उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय को सुड़कने लगी, यानी चाय को पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जा फिर से पढ़ता हूं। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी यानी वो मालकिन को कह रही है माटी वाली, क्या कहती है कि चाय तो अपने आप में ही साग है। मतलब चाय भी सब्जी का ही काम करती है। तो मालकिन ने क्या जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। देखो, भूख तो अपने आप में ही एक साग होती है बुढ़िया। भूख तो अपने आप में ही एक साग है, मतलब अपने आप में ही सब्जी है। भूख अगर होती है तो रूखी चीज भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो एक बार जरूर बताइएगा कि कभी आपको बहुत तेज भूख लगी हो और आपने वैसा ही कुछ खा लिया हो जो बिल्कुल बेकार था, बासी था, फिर भी वो बहुत स्वादिष्ट लगा था। तो एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बताइएगा। और अगर वो वस्तु भी बताएं तो और भी अच्छी बात है कि कौन सी वस्तु खाई थी जो बहुत स्वादिष्ट लगी थी। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। देखिए, तो मालकिन ने कहा, भूख तो अपने आप में ही एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। भूख मीठा होता है, यानी इसका क्या मतलब है, एक कहावत है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। अगर भूख होती है तो भोजन चाहे कितना ही बेकार हो वो भी मीठा लगता है। तो ये कहावत है। तुमने अभी तक, अच्छा ये बात तो माटी वाली ने कहा, क्या कहा वो आप एक बार सुन लीजिए, कि आपके घरों में भी अब पीतल के बर्तन नहीं के बराबर होंगे या होंगे ही नहीं आपके घरों में, मैं ये आपसे कह रहा हूं। तो
ऐसे ही सभी घरों में पीतल के जो बर्तन थे वो बहुत पहले चला करते थे। हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने बड़े संभाल कर रखे हुए थे, या यूं कह लो कि वो यूज ही यही करते थे पीतल के बर्तन। आज तो स्टील के बर्तन हो गए हैं और दूसरे बर्तन हो गए हैं, लेकिन पीतल के बर्तन नए के बराबर हमारे घरों में रह गए हैं। तो जो मालकिन थी उनके घरों में पीतल के बर्तन थे। इसको देखकर माटी वाली ने कहा कि तुमने अभी तक संभाल कर रखे हैं। तो मालकिन ने कहा कि न जाने हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत से ये बर्तन खरीदे होंगे, और हम इनको संभाल कर रख भी नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है। तो और दूसरी बात कि इस पीतल को खरीदने वाले तो आते हैं, खरीदने वाले तो हैं, जो कबाड़ी हैं या कोई जो इनको खरीदार हैं जो इनके पुराने बर्तनों के, तो वो खरीदने भी आते हैं। लेकिन वो मोल क्या देते हैं, वो तो मोल तो नए के बराबर देते हैं। और बाजारों में पीतल के भाव इतने बढ़ गए हैं। तो हमारे जो पूर्वजों ने इसको इतनी गाढ़ी कमाई मतलब इतनी मेहनत की कमाई से इसको खरीदा होगा, और हम उसको हराम के भाव बेच दें, यानी बहुत कम सस्ते दामों में बेच दें, तो ये बहुत बुरी बात होगी। तो ऐसा कहकर मालकिन ने उसको जवाब दिया। देखिए वही लिखा हुआ है। पहले माटी वाली कहती है कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर अब नहीं मिल सकते ये गिलास, ऐसा माटी वाली ने कहा। तो मालकिन ने क्या जवाब दिया, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। पुरखों ने जो गाड़ी कमाई से ये बर्तन खरीदे थे, उसको हम हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में कितनी तंगी बिताई होगी हमारे पूर्वजों ने, और अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चीज नहीं रखी होगी। चटपटी चीज रखने की बजाय मन मसोस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे नजरों में अब कोई, हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। हमारी नजरों में बेशक कीमत ना रही हो, बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं, तमाम बर्तन और भांडे। मतलब ये जो व्यापारी होते हैं ना, ये वापिस कम दामों में ले जाते हैं। कांसे के बर्तन भी अब गायब हो गए हैं सब घरों से। कांसे के भी बर्तन हुआ करते थे, आपने सुना होगा, सुना है या नहीं, बताओ तो सही। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। ये बात किसने कहा, ये बात माटी वाली ने कहा। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, या फिर कांच या चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। अब बात क्या चल रही है इस पैराग्राफ से आगे, वो आप पहले सुन लो ताकि आपको समझ में आए। उस शहर में दो नदियां हैं, भिलांगना और भागीरथी। वो दोनों नदियां, अब उन नदियों पर बांध बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा वहां पर बांध बनेगा। और जब बांध बनेगा यानी एक रुकावट आ जाएगी, पानी की आवाजाही के लिए, आने जाने के लिए रुकावट आ जाएगी। बांध का मतलब यही है। तो अब जब पानी आने में जाने में रुकावट होगी तो वहां पर पानी भर जाएगा। पानी जब भर जाएगा शहर में, तो वहां के लोग कहां जाएंगे? वहां के लोगों को पहले से ही इंटीमेट कर दिया गया है, संकेत दे दिया गया है कि तुम अपने अपना जमीन को छोड़कर कहीं दूसरे शहर में चले जाओ। ये सरकार द्वारा पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए। क्यों? क्योंकि यहां पर बांध बनेगा, और बांध बनने के बाद यहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, यानी एक तरह से बाढ़ आ जाएगी। तो सब चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, तो आपके घर डूब जाएंगे और आपको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए वो पहले से इंटीमेट कर दिया गया है। और यहां तक कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बेदखल कर रहे हैं। सरकार लोगों के नाम लिख रही है, किसके नाम कितनी जमीन है, ताकि उसको दूसरी जगह पर उतनी ही कीमत की जमीन दे सके, उतनी ही कीमत की उसको दूसरी जगह जमीन मिल जाए या पैसे मिल जाए, ताकि वो किसी और जगह चले जाएं। वहां पर बांध बनना है, ये सरकार का एक पॉलिसी कह लो, कुछ भी कह लो, योजना कह लो, कुछ करना है उन्हें वहां पर। तो अब वहां के जो शहर के निवासी हैं वो बहुत ही वैसे तो चिंतित हैं कि हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि अब मजबूरी बस उस घर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम उन लोगों की तो है जो शहर के निवासी हैं, जिनके पास जमीन है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वो प्रॉब्लम तो है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम तो माटी वाली के लिए है। क्यों? क्योंकि माटी वाली जहां रहती है वो उसकी खुद की जमीन नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन पर रह रही है। उसकी उसने जो जिसने भी घर दे रखा है उसको रहने के लिए, या कमरा दे रखा है, उसके बदले में वो उसके घर पर काम करती है।
घर पर थोड़ा घर का जो झाड़ू पोछा या जो भी चीजें काम करती है, उसके बाद वो उसको रहने के स्थान मिला हुआ है, मतलब ऐसा फ्री में कुछ नहीं मिला हुआ। तो उसकी खुद की तो जमीन है नहीं, तो वो माटी वाली कहाँ जाएगी? उसके पास तो कोई और जगह ही नहीं है। बाकी तो सब अपनी जगह लेकर, पैसा लेकर कहीं और चले जाएंगे, सरकार से पैसा मिल रहा है, जमीन मिल रही है, वो तो चले जाएंगे, लेकिन माटी वाली कहाँ जाए? तो वो बेचारी इस परेशानी में है। तो अब मालकिन क्या कह रही है उसी बात को लेकर देखिएगा। मालकिन कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है, अपनी चीज का मोह बहुत बुरा है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूं कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहां, कहां जाएं? ठकुराइन जी, अब माटी वाली कहती है, ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूं मेरा क्या होगा? सॉरी, मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। सामने के घर में क्यों गई? आप बता सकते हो कमेंट करके, जल्दी से बताइए कि वो सामने के घर में क्यों गई ना। कोई स्पेशल बात थी या वैसे ही गई? जल्दी से बताइए, एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई, 2 रोटियां उसे और मिल गई, 2 रोटियां मिल गई। अब उसके पास टोटल कुल कितनी रोटियां हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन पा रहे हैं। उन्हें भी उसे 2 रोटियां मिल गई, उन्हें भी उससे उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। दूसरा छोर यानी दूसरे किनारे पर किन्हें बांध लिया? रोटियों को। लोग जाने तो जाने, वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। बूढ़ा मतलब उसका एक पति है, तो उसके लिए वो ले जा रही है। वो बीमार रहता है, वो कहीं आ जा भी नहीं सकता है। उसके घर पहुंचते ही, उसके घर किसके? माटी वाली के घर पहुंचते ही वो अशक्त बूढ़ा, अशक्त मतलब जिसमें शक्ति नहीं है, अशक्त का मतलब जिसमें शक्ति नहीं है, ऐसा बूढ़ा कातर नजरों से, कातर मतलब कायर, डरी हुई नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। क्या देखने लगता है? कि पता नहीं खाने पीने का जुगाड़ हुआ है या नहीं, तो या बंदोबस्त हुआ है या नहीं। तो देखने लगता है, वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। रसोई बनने का मतलब कि कुछ बनकर मेरे सामने आएगा, या हम खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, इस तरह का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही, अभी वो रास्ते में ही है, रास्ते में ही है जहां वो मिट्टी देकर आती है शहर में। उसका गांव इतना दूर है कि अगर वो पैदल जाकर रास्ता नापती है तो वो 1 घंटा लग जाता है उसे। 1 घंटा आने जाने में, आने जाने में नहीं, सिर्फ एक रास्ता, एक जाने में, और आने में ऐसे ही 1 घंटा और लग जाता है। तो लगभग 2 घंटे का सफर है आने और जाने का। तो अब वो जा रही है, तो कितना ही तेज चले लेकिन 1 घंटा तो उसे लग जाएगा। तो वो 1 घंटे, वो जो सफर कर रही है 1 घंटे का पैदल जा रही है, तो उसमें वो सोचती हुई जा रही है। क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ सोच रही है, वो आगे लिखा हुआ है, देखिए। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा। अच्छा, ये बात कहती है वो माटी वाली कि रोटियां को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का, यानी वो खुश हो जाएगा। और साथ में जब ये बोलेगी कि साग तो कुछ है नहीं, साग यानी कोई सब्जी तो है नहीं अभी, तब उसे जवाब सुनाई देगा। जवाब कौन देगा? जवाब देगा उसका पति। क्या कहेगा? भूख मीठी कि भोजन मीठा, ऐसा उसको सुनने को मिलेगा। उसका गांव शहर के इतना भी पास नहीं, कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है, मतलब मिट्टी ढोने में। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, मतलब रात हो जाती है घर पहुंचते पहुंचते। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, कोई भी खेत नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, मतलब एक ठाकुर की जमीन है, उसकी जमीन पर झोपड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में नहीं, बदले में उसे उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार मतलब कई तरह के काम करने होते हैं, वो भी बेगार। बेगार मतलब बिना पैसों के मजदूरी करनी पड़ती है उसको। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए। अभी वो पहुंची नहीं है घर पर, अभी पहुंचेगी, वो सफर में सोचती हुई जा रही है कुछ, देखो। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गई, अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से
उसने एक पाव प्याज खरीद लिया, जो आमदनी हुई है उससे एक पाव प्याज खरीद लिया। पाव का मतलब समझते हो? पता है तो बताइए। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी, प्याज को कूट लेगी और तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने। दो रोटियां उसके सामने रख देगी। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, वो इतना बूढ़ा हो चुका है, उसके खाने पीने की शक्ति नहीं है अब इतनी, वो दो रोटियां खा नहीं पाएगा। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5 रोटी। अब उसे ज्यादा नहीं पचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। वह रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, पहले ही उसके पेट में एक रोटी जमा हो चुकी है, जब उसने शुरू में उसको रोटी मिली थी और वहीं पर ही उसने घर पर खा लिया था। उसी के घर में जहां से उसको रोटी मिली थी, उसी मालकिन के घर में एक रोटी उसने खुद भी खा ली थी, आपको याद होगा। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। अब वो रोटी नहीं खाएगा, एक भी रोटी नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? वो देखिए आगे लिखा हुआ है। माटी वाली के पांवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, आज वो थोड़ा सा हिलडुला भी नहीं। क्यों? उसने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई भी नहीं। क्यों? घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा तो वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, मतलब अपनी मिट्टी, अपनी जमीन को छोड़कर, यानी वो मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब वो एक साहब आ गए हैं, जो मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक नाम नूम लिखना शुरू कर दिया है कि किसके पास कितनी जमीन है। तब वो माटी वाली से पूछता है कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। प्रमाण पत्र मतलब तुम्हारे घर का जो सबूत है कि तुम्हारी ही जमीन है, वो प्रमाण पत्र ले आना। तो माटी वाली कहती है कि मेरी जिंदगी मतलब जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। उसने ये जवाब दिया कि साहब मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। तो वो उसने पूछा, साहब ने, कि माटी कहां से लाती हो? जवाब मिला, माठा खान से लाती हूं माटी। माटी वाली ने कहा, वह माटा खान छड़ी है तेरे नाम, मतलब वो तेरे नाम है? अगर है तो तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, मतलब मैं तो रोजी रोटी चलाती हूँ उससे। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं चाहिए, जमीन का कागज लाओ, ऐसा उसको जवाब मिलता है। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, बांध बन गया तो मैं क्या खाऊंगी? तो उसने जवाब दिया, साहब ने, कि इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। अब वो समय आ गया है कि टिहरी बांध की 2 सुरंगें थी, वो बंद हो गई। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है। तो आपाधापी यानी हलचल हो गई है कि शहर में पानी भर गया, इस तरह की शोर शराबा हो गया है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं, वहां से जाने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। कुल मतलब पूरे पूरे शमशान, जो शमशान घाट था उस शहर का, वो सबसे पहले डूब गया है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, झोपड़ी के बाहर बैठ गई वो, और गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है। क्या कह रही है? गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ये एक बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुन लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे पाठ का एंड है, ये आखिरी लाइन है। आखिरी लाइन में क्या कहती है माटी वाली, इसमें एक व्यंग्य छिपा है, उसको ध्यान से समझना है हमें। क्या कहती है? गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, कि आदमी जो गरीब होते हैं वो अपने घरों में, अपनी झोपड़ियों में रोज मर मर कर जीते हैं। उनका जो जीवन होता है वो बहुत मुश्किल से चल रहा होता है, एक तरह से मरे हुए के समान होता है, उनका जीवन। तो एक तरह से वो और मरा हुआ आदमी कहाँ रहता है? शमशान घाट में। तो शमशान घाट ही होता है एक तरह से गरीब आदमी का जो घर होता है वो शमशान घाट के बराबर ही होता है, क्योंकि वहां पर वो मर मर कर जीते हैं। तब वो ये बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, कि गरीब आदमी का एक शमशान ही तो होता है जहां वो रहते हैं, और शमशान ही डूब गया तो क्या रह गया? तो मतलब एक आदमी जो बहुत गरीब है, तो वो उसके पास रहने का इतना अच्छा साधन भी नहीं है, लेकिन जैसे तैसे अपना जीवन चला रहा है, और वो भी अगर न रहे तो उसके साथ क्या स्थिति होती है। तो इस पर एक पाठ था। आपको ये पाठ कितना पसंद आया, कैसी लगी ये वीडियो, शेयर जरूर कीजिएगा। आपको आपकी क्लास से रिलेटेड और भी पाठ और कविताएं पढ़नी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स आपकी क्लास से रिलेटेड हैं, वो ट्रिक के साथ अगर आपको समझने हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे सोशल मीडिया पर कमेंट कीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।